वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये मेरा उसका थर्ड वीडियो है। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी। तो हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। टॉपिक का नेम क्या है? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। हम इनकी क्या पढ़ने वाले हैं? रिएक्टिविटी। तो यहां मैं क्या लिख देता हूं कि ग्रुप नंबर 15 में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं और हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये किस तरह से रिएक्शंस करते हैं, इनकी स्पीड क्या होती है, या इनके जो कंपाउंड बनेंगे उनके पैरामीटर्स क्या क्या है। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग कहां? रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ इन पांचों एलिमेंट्स की रिएक्शंस कराएं तो क्या बनते हैं? हाइड्राइड्स बनते हैं। और उन हाइड्राइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? EH3 है। यहां E क्या है? ये एलिमेंट है और इनके साथ क्या जोड़ दी मैंने? हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल चेक करते हैं, नाइट्रोजन होती तो क्या बनता? अमोनिया बनती। फॉस्फोरस होती तो फॉर्मूला PH3 होता, नाम क्या होता? फॉस्फाइन। आर्सेनिक होता तो बनती आर्सिन या आर्साइन। एंटीमनी होती तो बनती स्टीबाइन या स्टीबिन। और लास्ट हमारे पास बिस्मिथ होता तो बनती बिस्मुथीन। ये क्या है? ये इनके हाइड्राइड्स के नाम हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इन हाइड्राइड्स की जनरल प्रॉपर्टी। सबके साथ क्या लगा दें हम? 3 हाइड्रोजन। ये इन सबके फॉर्मूले हैं हाइड्राइड्स के। अब आते हैं इन हाइड्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। उसमें से फर्स्ट हमारे पास कौन सी है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और आगे से मैं इसको शॉर्ट में क्या कहूंगा? BDE। ऑफ किसकी है ये? EH बॉन्ड की। यहां जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, आर्सेनिक और हाइड्रोजन, इनके बीच की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो क्या है? जनरली क्या लगेगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज या डिक्रीजेज ऑन increasing the size of central atom। ये पहला कंसेप्ट हो गया। इसका मतलब नाइट्रोजन यहां सेंट्रल एटम है और यहां बिस्मिथ सेंट्रल एटम है। जो सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सेंट्रल एटम। अब ऐसा क्यों है? ऐसा? ड्यू टू इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीज्ड। अब ये सेकंड कंसेप्ट आ गया। क्या होगा? जो सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। जैसे एग्जांपल लेता हूं, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन के ठीक नीचे, ये यहां से लेके यहां तक इसकी बॉन्ड लेंथ हो गई। नाइट्रोजन के ठीक नीचे कौन आता है? फॉस्फोरस, थोड़ा सा बड़ा होगा। हाइड्रोजन दोनों में कॉमन ले लेता हूं तो यहां से लेके यहां तक। तो ये क्या है? यहां ये बॉन्ड लेंथ है और यहां ये बॉन्ड लेंथ है। तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? जिसमें सेंट्रल एटम की एटॉमिक रेडियस या उसकी साइज ज्यादा होगी। तो क्या हुआ? ड्यू टू इंक्रीज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीज। अगला क्या है? इफ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज्ड, क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो क्या होगा? लेस एनर्जी
रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, BDE कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं सबको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या होगा, अमोनिया की में NH की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। रीजन क्या है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। उसका रीजन क्या है, नाइट्रोजन की एटॉमिक रेडियस इन सभी में जो सेंट्रल एटम है उनमें सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इनमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या हुआ, नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा, फोस्फाइन में उससे कम, स्टीबीन में, आर्सिन में उससे कम, स्टीबीन में उससे कम, और लास्ट हमारे कहाँ कौन सा बचा, BiH3। BiH3 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। ध्यान रखना, इस कंसेप्ट के बेसिस पर, BDE के बेसिस पर आगे बहुत सारे कंसेप्ट डिपेंड्स हैं हाइड्राइड्स के ही। तो पहला हो गया हमारे पास BDE का ऑर्डर क्या है इन हाइड्राइड्स में। अब चलते हैं हम लोग सेकंड हमारे पास क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड। फर्स्ट तो हो गया BDE, सेकंड आ जाते हैं थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर। सेकंड हमारे पास क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। इन्हीं हाइड्राइड्स की है। सिंपल सा क्या है, थर्मल का मतलब क्या है, हम उसे यदि हीट सप्लाई करें, हम उसे यदि गर्म करें तो वो स्टेबल है या नहीं है, वो है थर्मल स्टेबिलिटी। कौन स्टेबल होगा, किसमें, E और H के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा, वहां नहीं टूटेगा जहां बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और बॉन्ड कहां स्ट्रॉन्ग होते हैं, N और H में, और सबसे वीक कहां होते हैं, Bi और H में। तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हुई, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के। यदि किसी की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है, इसका मतलब वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और वो थर्मली ब्रेक नहीं होगा। तो क्या हुआ, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, BDE के। और इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीटिंग या हीट, स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट। हम गर्म करें तो स्टेबल रहता नहीं है या नहीं है। इसका मतलब जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर था वही ऑर्डर थर्मल स्टेबिलिटी का होगा। तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन है, अमोनिया, और सबसे कम कौन है, बिस्मिथीन है, BiH3। बीच में कौन आ जाएगा हमारे पास, फोस्फाइन, आर्साइन और स्टीबाइन आ जाएंगे। सेकंड हो गया थर्मल स्टेबिलिटी। याद रखना बच्चों, एग्जाम में इनके सीधे ऑर्डर पूछ लिए जाते हैं। ये ऑर्डर जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो ये सीधे ऑर्डर आते हैं और वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और ध्यान क्या रखना है, दूसरा, जिस ऑर्डर में पूछा गया है उसी ऑर्डर में जवाब दें, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। थर्ड हमारे पास कौन सा है, थर्ड में चलते हैं। थर्ड हमारे पास कौन सा है, अब थर्ड है बॉन्ड एंगल, यानी H, E और H है, तो 3 H यहां पर, यहां लोन पेयर है HEH। ध्यान रखना, जितने भी फोस्फाइन है इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल पिरामिडल है। यहां कुछ लोचा भी है, लेकिन हम तो यही मान लेते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल है। ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो यहां पर क्या कंसेप्ट लगता है, हम पढ़ चुके हैं पहले ये 11th क्लास में। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज विथ decreasing the electronegativity of central atom। ये कंसेप्ट है, इसे रट लेना। क्या कहता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की डिक्रीज होती है। तो यहां यदि मैं बात करूं नाइट्रोजन,
फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथीन में टॉप टू बॉटम आने पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है, सेंट्रल एटम की। तो यहां मैं क्या लिखूं, अमोनिया लिख देता हूं, यहां फोस्फाइन, यहां आर्साइन ASH3, यहाँ SbH3 और यहाँ BiH3। अब इनके मैं क्या लिखता हूं, बॉन्ड एंगल। यहां जो बॉन्ड एंगल है वो है 107 डिग्री, यहां जो बॉन्ड एंगल है सेकंड में हमारे पास वो है 93.6, 91.8, 91.3 और यहां 90 डिग्री है। तो क्या मालूम चला, यहां से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पर एक लोचा क्या था जो मैंने आपको यहां कहा था कि ये जो है इनमें यदि हम देखेंगे तो इनका जो बॉन्ड एंगल है यहां होना कितना चाहिए था, यहां होना चाहिए था 109.5 डिग्री। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन यहां स्ट्रक्चर एक लोन पेयर होने से कैसी हो गई, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गई है, और जिससे लोन पेयर होने से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन यहां देखोगे आप, यहां बॉन्ड एंगल तो 2.5 ही कम हुआ है, लेकिन यहां बॉन्ड एंगल कितना कम हो गया, लगभग 7 और 9 16 के आसपास, 16 7 और 7 14 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल कम हो गया है। यहां और भी कम हुआ है, यहां और भी कम हुआ है, यहां और भी कम हुआ है। तो यहां एक कंसेप्ट लगता है, वो 11th में है आपके, वो उसका नाम है ड्रेगो लॉ या ड्रेगो कंसेप्ट। और वो क्या कहता है कि लगता है कि इन एलिमेंट्स में हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है, इन एलिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ किसका, सेंट्रल एटम का हुआ ही नहीं है। और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट यानी इन पे नहीं लगता है। ये ड्रेगो का रूल है या ड्रेगो लॉ है। तो हम वहां नहीं जाते हैं, हम तो हमारा सीधा क्या कंसेप्ट आ जाता है, टॉप टू बॉटम आने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल अमोनिया में और सबसे कम बिस्मिथीन में है। तो वापस देखो वही ऑर्डर वापस आ गया जो थर्मल स्टेबिलिटी में था, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में था। अमोनिया की सबसे ज्यादा BDE थी, अमोनिया की सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी थी और अमोनिया में ही सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है। ध्यान रखना, ये जो हम कंसेप्ट लगा रहे हैं ये ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड्स पे लगा रहे हैं। सेम कंसेप्ट इसी तरह से कहां लगेंगे, ग्रुप नंबर 17 के हाइड्राइड्स पे लगेंगे और 16 के हाइड्राइड्स पे भी लगेंगे। तो 16 और 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन पर जो कंसेप्ट लगने वाले हैं वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे लगने वाले हैं। अब चलते हैं, हमारे पास बॉन्ड एंगल भी हो गया। अगली हमारे पास क्या है, बॉन्ड एंगल होने के बाद बेसिक स्ट्रेंथ आ जाते हैं हम इनके। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ। किनकी बेसिक स्ट्रेंथ, इन हाइड्राइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों देखो काम की चीजें आने वाली है। ये बिस्मिथीन कहां गायब हो गया, अब आ जाते हैं हम लोग कहां, बेसिक स्ट्रेंथ। कौन सी है ये, 4th करैक्टर है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स। हम सब हाइड्राइड्स के पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विथ increasing the size of central atom। यहां पर देखो सेम कंसेप्ट, जो जो सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। क्यों होगी, ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। साइज इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम,
सारा फोकस किन पे है, सेंट्रल एटम पर है। क्यों है, क्योंकि इन सब में वो ही तो है जो अलग है, बाकी सब तो हाइड्रोजन है। ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम, जो जो सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो क्या होगा, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यदि ये डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, कौन से बेस हैं सारे ये लेविस बेस हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज आल्सो डिक्रीजेज। ध्यान रखना, ये हमारे पास कंसेप्ट हो गया। जो जो सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की, लोन पेयर के डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होता जाएगा। तो बताओ सबसे बढ़िया बेस कौन है, अमोनिया है। उससे वीक कौन है, फोस्फाइन है। बहुत बार जब ये क्वेश्चंस आता है तो बच्चे क्या लिख के आ जाते हैं। इसके बाद वैसा का वैसा ऑर्डर है। लास्ट में कौन आएगा हमारे यहाँ पर, लास्ट में आएगा BiH3। जब ये कंसेप्ट एग्जाम में आता है तो बच्चे क्या लिख के आ जाते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जबकि फोस्फाइन में फोस्फोरस के पास लोन पेयर नहीं है। ऐसा नहीं है, दोनों में लोन पेयर है, लेकिन यहाँ क्या है, साइज कैसी है, छोटी है। सेंट्रल एटम की साइज छोटी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब उल्टा हो जाएगा। सेंट्रल एटम की साइज छोटी है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी डोनेट करने की इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा हो जाएगी। ध्यान रखना, दोनों के पास लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन की साइज छोटी होने से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होता है। उस रिपल्शन को कम करने के लिए ये लोन पेयर डोनेट कर देता है। क्या खत्म हुआ, बेसिक स्ट्रेंथ। ध्यान क्या रखना है, ग्रुप नंबर 16 और 17 में बेसिक स्ट्रेंथ की जगह आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, फोर्थ हो गई हमारे पास, फिफ्थ है इसकी रेड्यूसिंग पावर। फिफ्थ है रेड्यूसिंग पावर। हम सब क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्राइड। रीजन क्या है, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और ऐसे के ऐसे आते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूं, ये कुछ चिपक रहा है काला काला सा इसके ऊपर। चलिए कुछ साफ हुआ है ये। अब चलते हैं हम लोग, हमारे पास अगला कौन सा है, फिफ्थ नंबर, रेड्यूसिंग पावर। रेड्यूसिंग पावर क्या मतलब है रेड्यूसिंग पावर का, रेड्यूसिंग एजेंट, इसको ऐसे समझ लें, ये है रेड्यूसिंग एजेंट। और जो रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो अगले का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन किसका, दूसरों का, इटसेल्फ। अदर का क्या करेंगे, रिडक्शन। इटसेल्फ खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। पर सिंपल सा कंसेप्ट हमें समझना होगा, रेड्यूसिंग पावर यानी रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो अदर्स का तो क्या करेंगे, रिडक्शन, लेकिन उनका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हमें मालूम है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इन सब में क्या कॉमन है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। सबसे जल्दी हाइड्रोजन कौन देगा, वो देगा जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है। कौन, बिस्मुथीन देगा। तो यहां क्या लिख दूं मैं, रेड्यूसिंग पावर जो है, रेड्यूसिंग पावर जो है वो किसके रेसिप्रोकल है, BDE के। वापिस समझते हैं हम इस कंसेप्ट को, हमें समझ में आना चाहिए कि रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब वो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता हो। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जो जल्दी से हाइड्रोजन बाहर निकाल दे, वो बहुत बढ़िया रेड्यूसिंग एजेंट होगा। जल्दी से हाइड्रोजन वो बाहर निकालेगा जिसका E और H के बीच का बॉन्ड वीक हो, और वीक किसमें होता है, बिस्मुथीन में होता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी
कम है, इसकी ज़्यादा है। तो रेड्यूसिंग पावर में ये रिलेशंस हुआ। तो क्या हुआ, BiH3 कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, उससे कम कौन होगा, SbH3, सबसे वीक कौन होगा, अमोनिया। ध्यान रखना ये ऑर्डर बड़े काम के हैं। रेड्यूसिंग पावर में ये ऑर्डर होगा, बिस्मुथिन सबसे स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होगा। रीजन क्या है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम है, रेसिप्रोकल है ये एक दूसरे के। अब अगला चलते हैं हम लोग, हमारी 6th प्रॉपर्टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। फिर ये चिपक गया यहां पर कुछ काला का, डस्टर खराब है ये। अगला चलते हैं हम लोग, हमारे 6 नंबर प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। जनरली क्या रिलेशन है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, साइज एंड मास। साइज बढ़ेगी या मास बढ़ेगा, उन दोनों कंडीशन में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। याद रखना बच्चों ये कंसेप्ट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, साइज और मास पे। दोनों बढ़ते हैं तो क्या होगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो क्या हुआ, इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों बढ़ते हैं। ये कॉमन कंसेप्ट है। तो अब आते हैं हम लोग इन सब में क्या कॉमन है, 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रोल हम इग्नोर कर देते हैं सबके अंदर। अब यहां आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से हम यहां आए फोस्फोरस पर, फोस्फाइन में। तो फोस्फोरस की जो साइज है वो नाइट्रोजन से बड़ी है और मास भी ज्यादा है। आर्सेनिक की साइज इन दोनों से ज्यादा है और मास भी ज्यादा है। एंटीमनी की जो साइज और मास इन सब से, इन तीनों से ज्यादा है। और बिस्मिथ का साइज और मास इन चारों से ज्यादा है। तो जनरल कंसेप्ट क्या लगता है, जनरली बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स क्या होगा, इंक्रीज फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मुथीन। ये है इनका, लेकिन गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ है, अमोनिया में है। अमोनिया कुछ बदमाशी करता है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर ये होना चाहिए, ऑर्डर ये होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर ये है नहीं। ऑर्डर में क्या गड़बड़ हो गई है, यहाँ देखें, ऑर्डर में गड़बड़ हो गई है कि ये जो अमोनिया है इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों से ज़्यादा है, ये यहाँ आ जाता है। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या हो गया, PH3 ASH3 अमोनिया दोनों के बीच में ये है SbH3 और BiH3, ये इनका ऑर्डर है। ये गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर। अब हमें सबको मालूम है कि ये गड़बड़ क्यों करता है। इसमें एक ऐसा बॉन्ड है जो बाकी इन सब में नहीं है, और वो बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अमोनिया में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बाकी किसी हाइड्राइड में नहीं है। तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होने से अमोनिया के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है होने चाहिए सबसे कम, लेकिन शुरू के 2 मेंबर से ज़्यादा है और एंड के 2 मेंबर से कम है। ध्यान रखना बच्चों ये। और यहाँ हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा है, ये कंसेप्ट यूनिवर्सल है, लगभग सभी पे लगता है। तो मैं यूनिवर्सल हटा देता हूँ, लगभग सभी पे ये कंसेप्ट लगता है। हम आगे भी पढ़ेंगे इसको। तो ये कंसेप्ट आप लोग याद रखना एक बार। क्या खत्म हुआ, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। क्वेश्चंस क्या आता है कि अमोनिया के मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जितने हम लोग सोचते हैं एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है, या इन दोनों से ज़्यादा क्यों है। तो आंसर्स क्या है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
खत्म क्या हुआ हमारे पास 6 नंबर प्रॉपर्टीज। अब कहाँ चले, हाइड्राइड की ही लास्ट प्रॉपर्टीज, और वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, और सिंपल सी प्रॉपर्टी है। 7 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। 7 नंबर और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स किसमें, इन वाटर। सिंपल सा है, अमोनिया क्या है, सॉल्युबल है। क्यों है, ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। कैसे, ऐसे लिख दो, HOH HN, इधर एक H इधर एक H, चाहो तो इधर भी क्या लगा दो, HOH। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो अमोनिया वाटर में सोल्यूबल है। और बाकी जितने भी अदर हाइड्राइड्स हैं, अदर हाइड्राइड्स कैसे हैं, अदर हाइड्राइड्स कैसे हैं, इनसॉल्यूबल है। किसमें, इनसॉल्यूबल इन वाटर। खत्म क्या हुई हाइड्राइड की केमिस्ट्री। क्यों इतनी लंबी है, काम की है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। और क्या पूछता है ये, मैक्सिमम ऑर्डर पूछता है इनका, चाहे वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का हो, चाहे थर्मल स्टेबिलिटी का हो। खत्म हो गए हैं हाइड्राइड यानी रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन, खत्म हो गई हमारे पास। अब कहाँ चलते हैं, अगली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाए हम लोग। अब बी, हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी। तो अब यहां कौन सी आ गई है, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। ज्यादा बड़ा नहीं है ऑक्सीजन, छोटा है। तो अब आते हैं ऑक्सीजन के साथ। हमें मालूम है ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स पर दो तरह के चार्ज आते हैं, +3 और +5। ये लाइटर एलिमेंट पर ज्यादा स्टेबल है और ये हेवियर एलिमेंट्स पर। तो दो तरह के चार्ज आते हैं और O पे जनरली -2 आता है। तो किस टाइप के ऑक्साइड बनेंगे, एक तो E2O3 और एक E2O5। ये दोनों क्या बनते हैं हमारे पास, ये दोनों तरह के ऑक्साइड बनते हैं। अब अगला, एक्सेप्ट Bi2O3 अदर ऑक्साइड्स आल्सो फॉर्म डाइमर्स बनाते हैं इनको छोड़कर। जैसे E2O5 की बात करें तो फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं यहाँ। फिर नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं, क्यों है, दो लिख देता हूं यहाँ पर। नाइट्रोजन भी डाइमर नहीं बनाता, कुछ कुछ के बनते हैं, कुछ कुछ के नहीं बनते नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन को हटा देते हैं। या फिर ये तीनों जो है, इनके जो इस तरह के ऑक्साइड है दोनों, ये डाइमर भी बनाते। जैसे P को क्या लिखूं, P2O3, AS को AS2O3, SB को SB2O3। तो ये डाइमर का मतलब P4O6 हो जाएंगे, ये AS4O6 हो जाएंगे, ये SB4O6 हो जाएंगे। अब इनका जो पेंटा ऑक्साइड है P2O5 सेकेंड वाला, ये भी डाइमर बनाता है। तो और क्या बन जाता है, P4O10। ऐसे ही AS2O5 का क्या हो जाएगा, AS4O10। इस तरह से ये अपने डाइमर में चेंज हो जाते हैं। कौन नहीं होता है, Bi2O3 नहीं होता है। और Bi2O5 बहुत कम स्टेबल है, बहुत कम बनता है, क्योंकि इस पर जो चार्ज है +3 है और +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा है बिस्मिथ में +5 से। अब आते हैं सेकंड हमारे पास, टॉप टू बॉटम आते हैं। टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, +5 ऑक्साइड की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और +3 ऑक्साइड की, जिसपे चार्ज +3 है, ऑक्साइड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। या मैं क्या कह दूं, यहां पर +5 की जगह क्या लिख दूं, E2O5, और यहां क्या लिख दूं, E2O3।
तो E2O3 की स्टेबिलिटी तो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और प्लस E2O5 की डिक्रीज हो जाएगी। रीजन क्या है, इनट पेयर इफेक्ट। उससे क्या होता है कि जो हेवियर एलिमेंट्स हैं नीचे वाले, उनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है +5 से। तो इनट पेयर इफेक्ट के कारण क्या है कि जो हेवियर एलिमेंट्स है उनके ट्राई ऑक्साइड उनके पेंटा ऑक्साइड से ज्यादा स्टेबल है। E2O3 को कहते हैं ट्राई ऑक्साइड और E2O5 क्या है, पेंटा ऑक्साइड हमारे पास है। अब आगे चल रहे हैं, यहां पर एक और क्या है कि जो बिस्मिथ है वो उसका Bi2O5 क्या है, लेस स्टेबल है, बहुत कम स्टेबल है। और दूसरा क्या है, Bi2O3 स्टेबल भी है और आयोनिक भी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगला पॉइंट, अदर जितने भी E2O3 है एंड E2O5 है वो सारे के सारे कैसे हैं, प्रीडोमिनेंटली कैसे हैं, कोवेलेंट है, आयोनिक नहीं है। तो B2O3 के बारे में क्या क्या चीजें मालूम चली, फर्स्ट Bi2O3 डाइमर नहीं बनाता, Bi2O3 स्टेबल है, साथ में आयोनिक भी है, और इसका Bi2O5 लेस स्टेबल है। अब कुछ पॉइंट इसमें और वो क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द oxidation state on central element acidic nature also increased। ये एक नया कंसेप्ट आ गया। इसका मतलब जो जो सेंट्रल एटम के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर इंक्रीज होती जाएगी। एग्जांपल लेता हूं मैं, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड बनते हैं तो फर्स्ट हमारे पास क्या बनता है, N2O, फिर क्या बना NO, फिर क्या बना N2O5, N2NO हो गया N, उसके बाद हुआ है N2O3, उसके बाद NO2, ये डाइमर बनाता है, ये N2O4 में चेंज हो जाता है, उसके बाद N2O5। इन पांचों में ये दोनों न्यूट्रल है, ये दोनों न्यूट्रल है, ये तीनों एसिडिक हैं, और इसमें ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। यहां चार्ज क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर +1, यहां +2, +3, +4, +5, तो यहां चार्ज है +1, +2, +3, +4, +5। तो क्या हुआ कि जो जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, इनकी एसिडिक पावर भी इंक्रीज होती जाएगी। अब कुछ और पॉइंट यहां लिख देता हूं। रिएक्शन जो कर रहे हैं वो हमें मालूम है कि वो सारे एलिमेंट क्या बनाएंगे, ऑक्साइड। और हमें एक और चीज मालूम है कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटालिक होते हैं, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो यहां क्या कंसेप्ट लगा कि टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, ग्रुप नंबर 15 में मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। तो टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे, तो टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड बेसिक नेचर क्या होगी, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। तो यहां फिर क्या कंसेप्ट लगा मेटालिक कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, तो यहां लगा कि जितने भी ऑक्साइड है मैं उनके ट्राई ऑक्साइड यहां लिख रहा हूं। तो यहां क्या लिखूं, N2O3, P2O3, AS2O3, SB2O3 और Bi2O3। समझने के लिए ये कैसे होते हैं, दोनों के दोनों एसिडिक होते हैं। ये भी एसिडिक है लेकिन ये वीक एसिडिक है, थोड़ा सा वीक है इनसे। ये कैसा है, ये एम्फोटेरिक है,
एम्फोटेरिक का मतलब मालूम है ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हो। तो यहां आते आते क्या हुआ, एसिडिक करैक्टर कम होता गया और बेसिक करैक्टर बढ़ता गया। और Bi2O3 कैसा है, बेसिक ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड है। तो क्या खत्म हुए हमारे पास, क्या खत्म हुए, रिएक्शंस विथ ऑक्साइड। क्या मेन चीज है, दो तरह के ऑक्साइड बनेंगे E2O3 E2O5, एक ट्राई ऑक्साइड एक पेंटा ऑक्साइड। ट्राई ऑक्साइड की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होती है, पेंटा ऑक्साइड की डिक्रीज होती है। सारे ऑक्साइड कोवेलेंट है, एक को छोड़कर Bi2O3 को, Bi2O3 को आयोनिक है, बाकी सारे कोवेलेंट भी हैं। Bi2O3 डाइमर नहीं बनाता, Bi2O3 आयोनिक है और इसका पेंटा ऑक्साइड लेस स्टेबल है। ये हमारे पास क्या हो गई, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगली हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो किसके साथ है, वो है रिएक्शन विथ, थोड़ी सी बड़ी है वो, अब रिएक्शन विथ हेलोजन। हेलोजन के साथ रिएक्शंस, इन सारे चीजों को देखना। और यदि आपके पास टाइम हो तो क्या काम करें, पॉज करके यह सारे जो लिखे हुए हैं इनको अपने नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं आप लोग। अब चलिए अगला क्या हमारे पास है, रिएक्शन विथ हेलोजन, और काम का टॉपिक है थर्ड केमिकल रिएक्टिविटी, रिएक्शन विथ हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन से हेलोजन हमारे पास है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडाइन है। इनके साथ, तो अब इनके साथ यदि मैं इनकी रिएक्शंस करा दूं तो ये दो तरह के हैलाइड बनाते हैं, EX3 और EX5। ये क्या है, ट्राई हैलाइड है, और ये क्या है, पेंटा हैलाइड है। फर्स्ट हुआ। अब अगला क्या है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को छोड़कर ऑल अदर 15 ग्रुप एलिमेंट्स फॉर्म्ड पेंटाहेलाइड्स, सारे पेंटाहेलाइड्स बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि NCl3 तो बन जाता है, या NF3 लिख देता हूं, ज्यादा सही है, NF3 तो बन जाता है, लेकिन NF5 नहीं बनता। रीजन क्या है, हम पहले इसके ठीक पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और वो क्या है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपनी जो वैलेंसी, बस इतना सा लिख दें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आगे क्या लिखूं, नाइट्रोजन अनेबल टू एक्सपांड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड 4। कोवैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता, तो नाइट्रोजन का पेंटाहेलाइड नहीं बनेंगे, नाइट्रोजन के केवल ट्राई हेलाइड बनेंगे, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ट्राई हेलाइड भी बनाएंगे और पेंटाहेलाइड भी बनाएंगे। जैसे PCl3 भी बनता है और PCl5 दोनों बनते हैं। तो हम इनमें से एक एक करके पढ़ते हैं, ये तो कॉमन आ गया हमारे पास। फर्स्ट हम क्या ले लेते हैं, ट्राई हेलाइड। ट्राई हेलाइड क्या फॉर्मूला होगा, EX3 होगा, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ट्राई हेलाइड का फॉर्मूला हो गया EX3। तो फर्स्ट आते हैं यहाँ क्या, इन सभी का जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, sp3 है। स्ट्रक्चर कैसी है सबकी, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल पिरामिडल है, ट्राइगोनल पिरामिडल है। यानी सब में क्या होगा, एक एलिमेंट है सेंट्रल वाला, एक लोन पेयर है यहाँ एक H नहीं Cl है या X है, एक यहाँ Cl है एक यहाँ Cl है, ये इनकी स्ट्रक्चर्स है, ट्राइगोनल पिरामिडल है। ये तो हुआ हमारे पास पहला पॉइंट। अगला क्या है, काम के हैं, नाइट्रोजन के जो NX3 है उनमें से NF3 जो है वो स्टेबल है, NCl3, NBr3 और Ni3 ये तीनों क्या है, अनस्टेबल है।
ये स्टेबल नहीं है। क्वेश्चंस आता है बहुत बार। और इन तीनों में भी ये दोनों अपने अपने अमोनिएट के साथ स्टेबल हैं। अब ये क्या होता है अमोनिएट, इनके साथ अमोनिया भी लिख दो डॉट करके इस तरह से NH3 डॉट NBr3 या NH3 डॉट NI3, ये स्टेबल है। अपने अमोनिएट के साथ ये स्टेबल है। तो ये चारों में से केवल कौन स्टेबल है? NF3 स्टेबल है। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड स्टेबल है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, हम इसको समझते हैं कि ये क्यों स्टेबल है। तो इसका रीजन क्या है? बहुत आसान है। बाकी अनस्टेबल क्यों है वो भी बहुत आसान है। तो क्या है यहां देखें, NF और बाकी में क्या है, इन दोनों की जो साइज है वो स्मॉल है। और दोनों की साइज स्मॉल होने से क्या होगा, इसमें और इसमें जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि दोनों स्मॉल है तो क्या होता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के बीच की जो ओवरलैपिंग है वो इफेक्टिव होती है। और बॉन्ड लेंथ भी मान लेता हूं यहां पर, बॉन्ड लेंथ कैसी है, छोटी है। तो दोनों देखो, दोनों के दोनों स्मॉल है, दोनों की साइज छोटी है, तो दोनों में जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी कम होगी और ओवरलैपिंग भी इफेक्टिव होगी। क्योंकि जो दोनों के ऑर्बिटल हैं जिनके बीच ओवरलैपिंग हो रही है वो भी एक ही साइज के हैं लगभग। तो होगा क्या, इन दोनों से बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, जिससे ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ये रिलेशन है। लेकिन यहां क्या है, N और Cl में, N तो कैसा है साइज में, स्मॉल है, Cl कैसा है, लार्ज है। तो होगा क्या, दो कंसेप्ट लगा दो, एक बड़ा है एक छोटा है। तो होगा क्या, बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। और दूसरा क्या है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है। उससे क्या है, कम होती, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो बॉन्ड क्या होगा, इजीली ब्रेक हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ये कैसे हुए, ये अनस्टेबल है। समझ में आ गया? काम का क्वेश्चन है, क्या आता है, NF3 स्टेबल क्यों है? तो NF3 स्टेबल इसलिए है कि दोनों की साइज छोटी है, तो दोनों के बीच ऑर्बिटल जो ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे उनमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। और दूसरा क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ भी कम होगी क्योंकि दोनों की साइज छोटी है। और दोनों किसके फेवर में है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो BDE ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ठीक इसका रिवर्स तो नहीं है, एक तो छोटा ही है एक बड़ा है, तो इनमें क्या होगा, ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी, बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, इजीली ब्रेक हो जाएगा और ये अनस्टेबल है। एक और क्वेश्चन आता है इसी के जैसा, और वो क्या है वो हम यहां समझते हैं। वो क्वेश्चन आता है इस तरह से, लैंग्वेज लिखी भी आती है, इन्हीं का आता है कि N2 प्लस F2 से NF3 जब बनता है तो ये रिएक्शन कैसी है, ये एक्सोथर्मिक है। फिर आता है कि N2 प्लस Cl2 के बीच रिएक्शन से NCl3 बनता है तो ये रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक है ऐसा मान लें, या फिर क्या है, इसकी नेगेटिव में वैल्यू कम है। तो मैं एक बार यहां पर इसको ΔH को पॉजिटिव मान लेता हूं। और ऐसा क्यों है, यानी NCl3 बनता ही नहीं, हमें यह मान लूं NCl3 नहीं बनता, इसीलिए तो क्या है, ये अनस्टेबल है। अब इसके आंसर्स में यहां से एक जवाब आता है किसका, और एक यहां से आता है। हम इन दोनों जगह से जवाब देते हैं। फर्स्ट क्या जवाब है कि F और F के बीच की ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कम है, और Cl और Cl की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है।
ये फर्स्ट ये है। कहाँ पढ़ेंगे हम? ग्रुप नंबर 17 में पढ़ेंगे। इसका मतलब यहाँ जो एनर्जी मैं सप्लाई करूंगा, दोनों में N2 N2 तो सेम है, तो यहाँ मैं जो एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ वो यहाँ कम होगी, क्योंकि F2 के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। यहाँ जो सप्लाई करूंगा वो ज़्यादा है, तो यहाँ जो सप्लाई कर रहे हैं वो क्या है? कम है। इसके कंपैरिजन में यहाँ जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा है। फर्स्ट ये हुआ। दूसरा यहाँ पे हुआ, अभी हमने समझा, क्या समझा? कि N और F के बीच का बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब जब ये नया बॉन्ड बनेगा इनके टूटने के बाद, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज़्यादा होगी, और NCl में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? इसके कंपैरिजन में वीक होगा। तो जो एनर्जी रिलीज होती है, तो जो एनर्जी रिलीज्ड होगी वो कम होगी। अब यहाँ देखो, इन दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ एनर्जी कम चाहिए, रिलीज ज़्यादा हो रही है, तो हुआ क्या? डेल H नेगेटिव आया। डेल H कैसे निकालते हैं? इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस निकाल लो। डेल H यहाँ पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसके कंपैरिजन में, और रिलीज भी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो NCl3 का डेल H कैसा है? पॉजिटिव है। ध्यान रखना बच्चों, ये या तो ये क्वेश्चन आता है या फिर NF3 स्टेबल क्यों है, ये आप समझा सकते हो। या क्वेश्चन इस तरह की लैंग्वेज लिखी हुई आती है कि NF3 का जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है, या NF3 जो बनता है उसकी एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, जबकि यहाँ एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, एनर्जी जब ये बना तब एनर्जी बाहर रिलीज हुई, और इसका मतलब एंडोथर्मिक, एनर्जी हमने सप्लाई करी या एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी जब ये बना। ये तो हमारे पास क्या हो गया है इन दोनों के बारे में कि भाई नाइट्रो, इस ग्रुप नंबर 15 के ट्राई हैलाइड्स की केमिस्ट्री ज़्यादातर केमिस्ट्री किसकी आई है? नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड, बनते ही केवल ट्राई हैलाइड है। और एक और याद रखना, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 16 के, ग्रुप नंबर 15 के जितने भी हैलाइड हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? कोवेलेंट है। EX3 हो चाहे EX5 हो, कैसे हैं? एक्सेप्ट, यहां भी आ गया कौन? BiF3 जो कैसा है? आयोनिक है। देखो आप चेक करोगे तो जो बिस्मिथ है, क्योंकि वो मेटालिक है, वही आयोनिक कंपाउंड्स बना रहा है, वो भी BiF3। BiF5 कैसा होगा? लेस स्टेबल है, और वो बनेगा तो कैसा होगा? कोवेलेंट होगा। EX3 और EX5 एक्सेप्ट BiF3 जो कैसा है? आयोनिक है। बाकी सारे कैसे हैं? ऑल कैसे हैं? कोवेलेंट है। सारे के सारे कोवेलेंट हैं। यहीं पर हम ट्राई हैलाइड खत्म हो गया हमारे पास, हमें तो यहाँ पेंटा हैलाइड को भी ले आए क्योंकि BiF3 आया था बीच में। क्या खत्म हुए? ट्राई हैलाइड। कहाँ जाते हैं? पेंटा हैलाइड पर। ज़्यादा बड़ा नहीं है पेंटा हैलाइड। कौन नहीं बनाता? NX5 तो नहीं बनता, बाकी बनते हैं PX5, ASX5, SBX5 और BIX5। अब क्या है? इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है? तो हमारे पास क्या है? सिंपल सा है। क्या है? पेंटाहैलाइड्स आर लेस स्टेबल देन ट्राईहैलाइड्स। याद रखना ये लाइन। पेंटाहैलाइड जो है वो लेस स्टेबल है ट्राईहैलाइड से। सेकंड हमारे पास क्या है? ongoing top to bottom in group 15 the stability of pentahalides क्या होगा? डिक्रीजेज। पेंटाहैलाइड्स की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती जाएगी ड्यू टू इनट पेयर इफेक्ट। क्या है? पहला वीडियो। चलें अगला। तो यहाँ इनट पेयर इफेक्ट लगता है, तो इससे होगा क्या? टॉप टू बॉटम आने पर ग्रुप नंबर 15 के जो पेंटाहैलाइड्स है उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी PX5 ज़्यादा स्टेबल होंगे कंपैरिजन टू
X5 के उससे भी कम स्टेबल होंगे एंटीमनी के, और सबसे कम स्टेबल होते हैं बिस्मिथ के पेंटाहेलाइड्स। अब अगला आते हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d और इनकी स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये इनकी स्ट्रक्चर्स है, ध्यान रखना, यानी इनकी स्ट्रक्चर्स में कैसा है, इस तरह से है। इसको ऐसे बना देता हूं ताकि आपके ये दिमाग में रहे कि ये जो 3 है ये एक ही बॉन्ड एक ही प्लेन में है, ये 3 बॉन्ड, और एक इसके ऊपर है और एक इसके नीचे की तरफ है, ऐसे है। तो यहाँ तक क्या बना है, डॉट डॉट करके बना है। यहाँ एक Cl 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 ऐसे बना दो इसको, और यहाँ एक Cl और यहाँ एक Cl, यानी 3 जो Cl हैं वो तो एक ही प्लेन में है, एक इसके ऊपर है एक इसके नीचे है। और हमने पढ़ा था PCl5 में पढ़ा था कि ये जो बॉन्ड है इसे क्या कहते हैं, एक्सियल बॉन्ड, और इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और एक्सियल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ लिखता हूं यहां पर, बॉन्ड लेंथ, एक्सियल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है इक्वेटोरियल बॉन्ड से। क्यों ज़्यादा है, टू रेड्यूस, क्यों ज़्यादा हो गई, टू रेड्यूस LP BP लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। किसके लोन पेयर, किसके बॉन्ड पेयर, एक्सियल Cl के लोन पेयर और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बॉन्ड पेयर। इनके रिपल्शंस को कम करने के लिए ये जो बॉन्ड है ये इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल है। और एक लास्ट टॉपिक क्या पढ़ लेते हैं, इसी में है लास्ट, रिएक्टिविटी है। खत्म क्या हो गई, हेलोजन के साथ रिएक्शंस खत्म हो गई है, और लास्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास है वो है रिएक्शन विथ मेटल। वीडियो लंबा हो जाता है। फोर्थ, रिएक्शन विथ मेटल। तो जनरली इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो मेटल के साथ रिएक्शंस कर लेते हैं। मेटल के साथ रिएक्शंस करने पर क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली ये कौन से कंपाउंड बनाते हैं, कुछ आयोनिक भी बना लेते हैं और नाइट्रोजन जैसे आयोनिक बना लेता है। रीज़न क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बाकी सारे कोवेलेंट बनाते हैं। तो ग्रुप नंबर में क्या लिखता हूँ, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। तो यहाँ बनाता हूँ मैग्नीशियम के साथ इसकी रिएक्शन MgN2, मैग्नीशियम, नाम क्या है इसका, मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्यों है, क्योंकि N पे यदि 3 के चार्ज हो तो उसे नाइट्राइड कहते हैं। ये आयोनिक है, ये जो है ये आयोनिक है, बाकी सारे कोवेलेंट है। P के साथ किसकी रिएक्शंस करा दूं, P के साथ कैल्शियम की करा दो, कैल्शियम फोस्फाइड। AS के साथ किसकी करा दो, फिर सोडियम की करा दो, तो Na3AS, सोडियम आर्सेनाइड। सबके पीछे क्या लगेगा, आइडाइड। यहाँ एंटीमनी की फिर किससे करा दें हम लोग, जिंक से करा दें। तो जिंक पे कितना चार्ज आता है, 2, तो यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा Sp पे 2। इसका नाम है जिंक स्टीबिनाइड। और लास्ट हमारे कौन सा बच्चा, बिस्मिथ की रिएक्शन फिर मैग्नीशियम से करा दो। तो Mg पे क्या चार्ज आता है, 2, और Mg पे क्या चार्ज आता है, 2, और बिस्मिथ पे क्या आता है, प्लस। यहाँ ये इस तरह का बन जाएगा 3 2 3 2 3 2 3 2, ठीक है, यहाँ ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे बन जाएंगे इस तरह के कंपाउंड्स, रट्टे मार लेना। और इनमें से क्या है, ये सारे कैसे हैं, कोवेलेंट है। इसका मतलब ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स किसके साथ रिएक्शंस कर लेते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्शंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन किस तरह के कंपाउंड्स बना सकता है, आयोनिक। बाकी सारे कैसे बनाएंगे, कोवेलेंट। क्या खत्म हुई, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। वीडियो लंबा है, आराम से देखना, 2 पार्ट में देख लेना। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंडिविजुअल कंपाउंड्स पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 15 के। थैंक यू बच्चों।